अस्सलामुअलैकुम। तमाम मेंबर्स को सबसे पहले तो नया साल बहुत मुबारक हो और उम्मीद है कि आपका ये साल बहुत सारी खुशियों और बहुत कामयाबियों का साल साबित हो। आमीन। अच्छा जी, आज का जो सेशन है हमारे स्पेस साइंटिस्ट ग्रुप के टीम मेंबर हैं यासिर अली अवान, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। तो वो जिनका जो मौजू है आज उनका वो है पार्कर सोलर प्रोब। तो एक इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती लेक्चर ये होने जा रहा है, जिसमें हम सूरज के करीब तरीन मिशन की हैरत अंगेज तफसीलात इनसे जानेंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि म्यूट रहें, सेशन के दौरान तवज्जो दें और अगर कोई सवाल हो तो सेशन के इख्तिताम पर आप इसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर देर किए बगैर हम यासिर अली अमान साहब को दावत देते हैं कि वो आज का लेक्चर शुरू करें। जी यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या हाल चाल है? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और थैंक यू सो मच आपका और स्पेस साइंसेज ग्रुप का, पूरी टीम का, बिलखसूस अब्दुल वहाब भाई का, सर बाकी साहब का। मैं खुद को इस काबिल समझता तो नहीं हूँ कि सर की और आप लोगों की मौजूदगी में मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन मैं इस पे आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका। बिफोर दैट हम अपने लेक्चर को शुरू करें, मैं एक रिक्वेस्ट एक छोटी सी थी। जो हमारे ज़्यादातर दोस्त यहाँ पे जो जानने वाले हैं, यहाँ पे जो आते हैं, वो लोग हमारे इन ग्रुप्स में भी शामिल हैं। एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे बहुत से लोग, बहुत से दोस्त, अब्दुल वहाब भाई हो गए, डॉक्टर अहमद नईम साहब हो गए, और इस तरह के और दोस्त अहबाब हैं जो एस्ट्रो फोटोग्राफी भी करते हैं। अ, ये बड़ी मेहनत से कुछ चीज़ें लिखते हैं और तस्वीर बनाते हैं। जैसे डॉक्टर अदील शफीक साहब है, ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। और यकीन जाने, जब हम देखते हैं कि एक फ्रॉम नोवेयर एक शख्स आता है और उनके जो उनका जो डाटा है, उनकी जो मेहनत है, उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। लोग उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और एंड पे हमें पता चलता है कि असल बंदा कोई और था और वायरल किसी और के नाम से हो रहा है। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आप सबको कि जब आप लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अहमद नईम साहब को भी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के अपने स्टाइल्स हैं लिखने के। तो जब आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि यार ये लिखी हुई तहरीर इस शख्स की नहीं है जिसने पोस्ट की है, और आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं है, तो आप इसकी तहकीक करने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए, तो इसके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाया करें। हमें बड़ा ही दुख होता है जब ऐसा हो कि हमारी लिखी हुई तहरीर और हमारा किया हुआ काम लोग उसको जब सॉर्ट ऑफ चोरी करते हैं और उसके बाद अपने नामों से आगे चलाते हैं, तो ये बड़ा एक दुख का एक मकाम होता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के तवसत से आप सब तक ये बात भी पहुंचाना चाह रहा था कि ये एक अवेयरनेस है, ज़रूर होनी चाहिए। ये भी एक चोरी होती है जिसके बारे में आप लोगों को आवाज़ बुलंद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि लिखने वाले की और तस्वीरें बनाने वाले की बहुत मेहनत होती है इसके पीछे। तो बस ये एक बेसिक एक छोटा सा पैगाम था जो आप लोगों तक पहुंचाना था। बाकी चलते हैं हम अपने इस आज के सेशन के मेन टॉपिक की तरफ। पार्कर सोलर प्रोब, ये एक एक मिशन है जो कि सूरज की तरफ भेजा गया है, और सूरज की तफसीलात को मालूम करने के लिए, बुनियादी तौर पे सूरज ही क्यों, हम हमारे आसमान में और बहुत सारी चीज़ें हैं, चांद हैं और सैयारे हैं, लेकिन क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई थी बुनियादी तौर पर कि ये प्रोब जोन सा है, ये जो वाला मिशन है, ये सूरज की तरफ भेजना पड़ा। देखिए, हमारी जो मिल्की वे कहकशां है, इसके अंदर 400 अरब तक सितारे हैं, और हर सितारा ही एक सूरज है। और हम सितारों को जानने की कोशिश हमेशा से लगी रही है कि इसको करीब से देख सके, आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है। सूरज हमारा करीब तरीन सितारा है और इसी पे हम जाने की कोशिश कर भी सकते हैं। तो ये भी बेसिकली इसी वजह से काम किया गया था, क्योंकि सूरज तवानाई का एक मंबा है। एक हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पूरे ज़मीन का एक पूरा सिस्टम जो सा है, वो उसने चलाया हुआ है। मौसमों से लेकर हमारी खेत खलियान ज़िंदगी, हर पहलू में सूरज की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो
बुनियादी तौर पे ये एक वजह थी जिस वजह से सूरज की तरफ रुख किया गया, और इसको जानने की कोशिश और जुस्तजू जो अंदर पैदा हुई थी, ये वहां से शुरू हुआ और सिलसिला आगे चलता गया। अब बुनियादी तौर पे सूरज है क्या, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने मेन पार्कर सोलर प्रोब पे ही रहना है। तो हम सिर्फ एक हिंट के तौर पे, एक अंदाजे के लिए कि सूरज बेसिकली किस तरह से काम करता है। बुनियादी तौर पे इसकी जो चीदा चीदा बातें हैं उनमें है 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदरूनी तय है, जो उसके अंदर बिल्कुल मौजूद है, उसको कहते हैं कोर, जैसे कि नाम से भी जाहिर है। तो ये वो जगह है जहाँ फ्यूजन रिएक्शन का अमल हो रहा होता है, और ये हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्जन वो चल रही होती है, और उसके बाद उधर वो जगह है जो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ मौसम जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। मैं कुछ विजुअल्स भी साथ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से हम बेसिकली हमने सूरज के बारे में देखा कि ये इसके अंदर 3 लेयर्स काम करती हैं। एक है कोर जिधर जो सबसे ज्यादा गर्म होती है, और उसके बाद उसके ऊपर एक और लेयर आती है। जैसे जमीन की तहें हैं मुख्तलिफ, ऐसे ही सूरज की भी 3 तहों की हम बात करें। इसके बाद रेडिएटिव जोन आता है, और वो भी गर्म होता है, यकीनन कोर से कम गर्म होता है। और उसके बाद फिर आता है कन्वेक्टिव जोन। ये रेडिएटिव जोन से भी कम गर्म होता है क्योंकि ये ऊपर आ जाता है। इसके बाद आप फासला बढ़ता जा रहा है, कोर से जितना दूर हटते जाएंगे तो टेम्परेचर को कम होना चाहिए था। फिर आता है फोटोस्फेयर। ये वो एरिया है जो हम देखते हैं, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं जो आपके सामने नजर आ रही है। फोटोस्फेयर वो एक एरिया है जहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये एवरेज इसका तकरीबन इतना ही रहता है। बिसाइड्स के वो जो सन स्पॉट्स हैं, उस एरिया में टेम्परेचर कम हो जाता है, तकरीबन 35 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यानी कि वो निस्बतन ठंडा एरिया होता है। यूँ समझ लीजिए कि सूरज के ऊपर वो मरी का इलाका होता है, तो वो ठंडा होता है थोड़ा सा। तो उसके बाद एक जगह ऐसी आती है जो कि हमें आम आंख से नजर तो नहीं आ रही, लेकिन वो एक मौजूद है, उसको कहते हैं कोरोना। कोरोनास्फेयर बेसिकली ये कोरोना एक, आप उसको अंदाजे के लिए, समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर है उसका, यूं समझ लीजिए एटमॉस्फेरिक एक लेयर है जो कि कोरोना। लेकिन यहाँ पे साइंसदानों के कान खटकते हैं थोड़े से। यहाँ पे होता ये है कि कोरोना एक ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हालांकि ठंडा होना चाहिए था फोटोस्फेयर से, क्योंकि दूर हटता जा रहा है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि हैरान हो जाने की हद तक इंसान को परेशान कर देता है कि ये इतना गर्म क्यों है, हालांकि ये सूरज की सरफेस से ऊपर का एरिया बन जाता है। तो ये एक वो सवाल था जिसने हमारे जो साइंसदान हैं और जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको कुछ परेशानी में मुब्तला कर दिया कि आखिर ऐसा क्या है उस कोरोना के अंदर कि ये इतना गर्म हो जाता है। अब कोरोना ये वो वाला कोरोना नहीं है, कोविड वाला। ये कोरोना है बुनियादी तौर पे एक लेयर है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज भी किया। तो सूरज की जो बैरूनी तह है उसको कोरोना कहते हैं। अब ये सवाल कि ये इतना गर्म क्यों है, उसके लिए मुख्तलिफ रिसर्चेस की गई, मुख्तलिफ इवन जो आपके जैसे सपार्कर सोलर प्रोब है, इससे पहले भी मिशन भेजे जा चुके हैं, हम उनका भी सरसरी तौर पर जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन ये एक जगह ऐसी है जहाँ के बारे में जो अभी तक बुनियादी मालूमात हमें मिली हैं, क्योंकि मुकम्मल मालूमात हमारे पास नहीं है कि आखिर इसकी क्या वजह है। तो उसमें हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड है जो सूरज की सरफेस के ऊपर मौजूद है, उसके अंदर जो टूट फूट है, यानी कि टूटते हैं उसकी उसकी लेयर्स हैं, या उसकी लहरें कह लें या उसकी तारें कह लें, वो टूटती हैं और वो फिर जुड़ती हैं। और इस अमल की वजह से जो एनर्जी का अखराज होता है वो कुछ साइंसदानों का मानना ये है कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो ये फोटोस्फेयर से ये एनर्जी निकलती है और कोरोना में जाके फंस जाती है, और कोरोना के अंदर वो मौजूद रहती है। तो इस वजह से शायद वो गर्म ज़्यादा हो जाता है।
एक और वजह भी कभी बयान की जाती है, और वो है माइक्रो लेवल के फ्लेयर्स जो से जो हर वक्त निकलते रहते हैं सूरज के अंदर से, रेडिएशंस का इखराज होता रहता है। ये शायद हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो कि जिसकी वजह से ये जो मिनी फ्लेयर्स हैं, माइक्रो फ्लेयर्स हैं, ये शायद ऐसी इसकी वजह बन रहे हो कि वो कोरोना इतना गर्म रहता है। बट हतमी तौर पे अभी हम कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि ये मिशन भेजा ही इसलिए गया कि इसके बारे में डिटेल्स और ज्यादा मालूम कर सके। बुनियादी मालूमात हमारे तक जो पहुंची हैं वो ये मैंने आपसे जो अभी शेयर की हैं। इसके अलावा जो शमसी तूफान है और जो सोलर विंड है, ये जमीन पर बड़ा असरअंदाज होती है। ये जब सूरज से निकलती हैं, ये जो विंड्स आप देख रहे हैं, ये जो सोलर फ्लेयर्स देख रहे हैं आप, ये जब शमसी तूफान की सूरत में आती है तो जमीन के ऊपर इसका असर होता है। अब वो असर क्या होता है, इसमें यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, अरोरा लाइट्स आप लोगों ने देखी होंगी जो पोल्स की तरफ मौजूद हैं, जमीन के जो पोल्स हैं वहां पे आपको अरोरा लाइट्स मिलती हैं। वो बुनियादी तौर पे जब जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ आकर ये सोलर विंड्स और ये जो ये अपना तामुल करती हैं, ये अपना जब मिलती हैं और इनका रिएक्शन जो होता है उसकी वजह से ये सोलर विंड्स आपको ये अरोरा लाइट्स नजर आती हैं, जो ग्रीन से कलर की अभी आपने देखी हुई थी स्क्रीन पे। तो इसके अलावा जो चीज इंसानियत के लिए कुछ कुछ हद तक ऐसा कह ले कि जो खतरनाक हो सकती है, वो ये है कि शमसी जो तूफान है, इनसे जो डायरेक्टली चीजें मुतासर होती हैं वो रेडियो सिग्नल्स हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं वो इससे मुतासर होती है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम मुतासर हो सकता है इससे, जो आम तौर पे हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो मुतासर हो सकते हैं, और इससे ग्रिड स्टेशन जो हमारे बिजली घर हैं जो वो मुतासर हो सकते हैं। ये एक ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली जमीन के ऊपर मौजूद होते हुए मुतासर हो सकती है। लेकिन इंसान को जो सबसे बड़ा खतरा, मेरे मेरे नजरिए के मुताबिक, जो इंसान जो सबसे ज्यादा खतरे की लपेट में होता है वो होते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स। जब वो मौजूद होते हैं खला में, और क्योंकि खला में जमीन की वो प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद नहीं है तो उनके ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो सकती हैं ये विंड्स और ये जो रेडिएशंस इनकी होती हैं। तो इसलिए हमारे जो सैटेलाइट्स हैं और जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली इससे मुतासर हो सकते हैं। अब सैटेलाइट्स क्योंकि बिजली से काम करते हैं तो बिजली से चलने वाली हर चीज के ऊपर इसका असर हो सकता है। वो आपके सैटेलाइट्स के जो ऑर्बिट्स हैं उनको थोड़ा सा बदल भी सकता है इवन, और जो आपकी उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनको डैमेज जरूर कर सकता है। तो ये एक जो है डायरेक्टली इसका जो सोलर विंड्स हैं, जो सोलर एनर्जीज जो हमारी तरफ आ रही होती है, उनका जो डायरेक्टली असर है उसमें सीधा सीधा चंद एक बातें मैंने जो आपके साथ अर्ज की वो ये है। अब हम चलते हैं इन मिशंस की तरफ जो कि पार्कर सोलर प्रोब से पहले भेजे गए हैं। वो उनमें जो सबसे पहले पहले मिशन हैं उनमें हेलियोस 1 और 2 है, जो कि 1974 और 76 में भेजा गया था। ये जर्मनी और अमेरिका के मुश्तरका एक ताउन के साथ भेजा जाने वाला एक मिशन था, और सूरज के करीब भी गया। तकरीबन 45 मिलियन किलोमीटर तक का इसने सफर किया, और उसके बाद फिर सोलर विंड्स और प्लाज्मा और इसका जो फ्लो है, और इसी के बारे में बेसिकली ये भी इंफॉर्मेशन गैदर की इसने और कुछ हमें डाटा मुहैया किया। और अब 1974 और 76 में ये गए थे, तो 1985 और 86 में ये मिशन फिर खत्म हो गए थे। इनका जो है इनको रिटायर कर दिया गया था। तो ये पहला मिशन था हेलियोस जो जर्मनी और अमेरिका के ताउन के साथ भेजा गया था सूरज की तरफ। इसके बाद थोड़े ही अरसे के बाद, 4 से 5 साल के बाद, 1990 में यानी कि 1990 में यूलिसिस नामिक एक जो था मिशन उसको भेजा गया, जो कि नासा और जो यूरोपियन एजेंसी है ईसा उसके उसके ताउन से के साथ दोनों ने मुश्तरका तौर पे इसके ऊपर काम किया था। और सूरज के जो पोल्स हैं, जो कुतबैन होते हैं, जो जमीन के भी जैसे पोल्स हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ये सूरज के जो पोल्स हैं इनके ऊपर तहकीक करने वाला वाहिद मिशन ये था जो उस वक्त गया। और उसने उधर जाकर काफी सारा डाटा इकट्ठा किया। सूरज की जो मकनातीसी मैदान है, जो प्लाज्मा इसका फ्लो है, इंटरस्टेलर डस्ट है,
और जो सोलर रेडिएशन हैं इनके बारे में इसने अच्छी मालूमात हमें फराहम की और इसका मुताला किया था इसने। इसको बुनियादी तौर पे इस मिशन के अंदर एक बड़ी ही खूबसूरत बात है, और वो ये है कि सूरज की तरफ भेजा जाने वाला ये वाला मिशन 5 साल के लिए बेसिकली इसको भेजा गया था, और उम्मीद की जा रही थी कि ये 5 साल तक काम करेगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इसने 18 साल और 8 माह तक काम किया। यानी कि ये एक बहुत लंबा अरसा चलने वाला एक मिशन रहा, और उसके बाद फिर उससे राब्ता मुनक़ता हो गया। और राब्ता मुनक़ता होने की बुनियादी वजूहात वो यही होती हैं कि क्योंकि सूरज के करीब है, रेडिएशंस हैं, गर्मी है, और ये सारा माहौल ऐसा ही है, तो इसमें बाज़ इक्विपमेंट्स फिर उनकी एक लाइफ है, वो उसके बाद वो डैमेज हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो उनसे राब्ता बहाल नहीं रह सकता। इसके बाद एक और मिशन भेजा गया, सरसरी तौर पे मैं जल्दी जल्दी से बताता चलूंगा कि 1995 में फिर एक मिशन भेजा गया सोहो के नाम से, SOHO। ये सोलर एंड हेलोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी थी। ये बेसिकली ऑब्जर्वेटरीज कुछ भेजी जाती है जो जाके वहां पे ही डाटा इकट्ठा करती है, और उनके ऊपर जो रिजल्ट्स हैं वो जनरेट करने के बाद हमें बताती हैं, और कुछ डाटा हमें भेज भी देती हैं। तो ये ऑब्जर्वेटरीज के तौर पे काम करती हैं स्पेस के अंदर। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ताउन से ही इसको भी भेजा गया था, और ये अब तक काम कर रहा है वहां पे। और बुनियादी तौर पे इसका काम भी सोलर फ्लेयर्स और कोरोना मास इजेक्शन यानी कि CMEs का मुताला करना था, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में जानना इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। तो सूरज की जो कोर है और उसका जो एटमॉस्फेयर का मुताला है, इस खलाई मिशन ने किया, और इसके इसके बारे में इसने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। ये अब तक वहां पे जैसा कि मैंने बताया मौजूद है। जमीन से इसकी दूरी थी 15 लाख किलोमीटर, और ये सूरज को ऑर्बिट कर रहा था। तो ये 15 लाख किलोमीटर जमीन से दूर जाने के बाद सूरज को ऑर्बिट करना शुरू किया इसने, और उसकी मालूमात जो सी हैं वो फराहम की। इसके बाद एक मिशन 2006 में भी भेजा गया स्टीरियो के नाम से। ये सूरज की जो इसने ये बेसिकली दो जो समझ लीजिए मिशन से दो जहाज, दो चीजें भेजी गई, दो इक्विपमेंट्स भेजे गए, जो कि मुख्तलिफ डिस्टेंस पे मौजूद होके एक जमीन के राइट और एक लेफ्ट साइड पे से जाके इन्होंने सूरज को कैप्चर किया, और सूरज की 3D तस्वीर जो सी हैं वो फराहम की। उसके बारे में जो है वो समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली कि ये सूरज की जो सरफेस है वो कैसे नज़र आती है और कैसे काम कर रही है। तो इसको समझने में काफ़ी मदद मिली थी इस स्टीरियो मिशन के तवसत से। अब बात ये आती है कि हमने इतने मिशंस भेज दिए, 2006 तक हमने मिशन भेजे। तकरीबन तकरीबन सब में बात एक कॉमन नजर आती है कि वो सोलर फ्लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने उसका डाटा इकट्ठा करना था, उन्होंने उसकी CME के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी थी, सूरज के निकलने वाली शुआएं और उसके जर्रात के ऊपर बात की। तो यही इंफॉर्मेशन जो है वो ये भी अब जाने वाला पार्कर सोलर प्रोब भी यही इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। तो आखिर फर्क क्या है? आखिर क्यों जरूरत ऐसी महसूस हुई कि यार इसको अब भेजना चाहिए, और पहले वाले जो मिशन है वो हमें वो वाला डाटा नहीं दे सकते? तो आखिर क्या चीज है? तो बुनियादी तौर पे जो फर्क है वो है कि जो पहले भेजे गए मिशन थे, जैसे मैंने आपको कुछ के डिस्टेंस भी बताए हैं यहाँ पे, कि वो सूरज के उतना करीब नहीं जा सके थे जितना कि पार्कर सोलर प्रोब गया है। ये वो मिशन है जो सूरज को ऑलमोस्ट टच करके वापस आया। ये सूरज के बिल्कुल करीब जा चुका है। ये इतना करीब जाने की सलाहियत और किसी में मौजूद नहीं थी जितना ये गया। और यकीनन आप इस बेसिक से असूल को समझते हैं कि आप जितना करीब से जाके उसकी तस्वीर लेंगे और डाटा लेंगे, उतना ही आपको अच्छा और एक्यूरेट डाटा मिलेगा, और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको जज कर सकेंगे, उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। तो ये वो प्रोब है जी, जो कि 2018 12 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का बुनियादी मकसद, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया, कि सूरज के करीब जाना और उसके करीब से जाके उसकी तस्वीर लेना और उसका जो है वो डाटा इकट्ठा करना था, जैसा कि ये अभी कर भी चुका है। तो तकरीबन कितना करीब गया था ये
सूरज के 6.2 मिलियन किलोमीटर के दूर तक ये इसने सफर किया है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा करीब चला गया है। अब मैं इसका आपको अंदाजे के लिए बताऊं, देखिए सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और सूरज तक पहुंचने के लिए इसने सारा ये फासला तय कर लिया, सिवाय उस 6.2 मिलियन किलोमीटर के। तो ये ऑलमोस्ट उसको टच करने के बराबर ही है, और ये वो फासला है, ये आप इसकी रियल फुटेज देख रहे हैं इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है। ये वो फासला है जो कि बुनियादी तौर पर उसके कोरोना के अंदर उसको ले जाता है। सूरज का जो कोरोना स्फीयर है उसके अंदर ये फासला वो है जो जब इतना फासला रह जाए तो वो कोरोना के अंदर शामिल हो जाता है, यानी कि उसके एटमॉस्फेयर के अंदर घुस गया है ये वाला हमारा जो मिशन है। तो ये बहुत बड़ी एक जो है वो कामयाबी हम इसको समझ सकते हैं कि ये इतना इसने कमाल किया, और वाकई है इंसानियत के लिए एक बड़ा कमाल की बात है। तो ये जो प्रोब है गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला प्रोब मिशन, जिसको इसकी इसकी एक खास एक और बात जो आपसे डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि इसकी रफ्तार। अब तक इंसानों ने जितने भी ऐसी मशीनरीज बनाई हैं और जितना भी काम किया है उसमें सबसे तेज चलने वाला अगर कोई एक मिशन और कोई एक जहाज या कोई एक जो मशीन है वो यही प्रोब है। पार्कर सोलर प्रोब के अंदर ये खासियत शामिल है कि ये इंतहाई तेजी के साथ चल सकता है। 6,92,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये जो है वो सफ़र करता है। और इस बात को आप अगर मेजरमेंट के हिसाब से इस तरह से देखें कि इस्लामाबाद से दिल्ली तक अगर इस प्रोब पे बैठ के जाया जाए तो आपको सिर्फ 3.5 सेकंड लगेंगे। 3.5 सेकंड में आप इस्लामाबाद से दिल्ली क्रॉस कर देंगे। तो ये एक इसकी आप अंदाज़ा लगाइए कि 3.5 सेकंड तो पता भी नहीं लगता, और ये कितना कुछ स्पीड होगी इसकी, तो अंदाज़ा लगा लीजिए। डॉक्टर यूजिन पार्कर 1958 में जनाब इन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया था, और जिसकी वजह से इनके नाम पे ही ये जो मिशन है इसका नाम रखा गया था पार्कर। और इन्होंने बेसिकली शमसी हवाओं के वजूद की तजवीज़ पेश की थी, और जो बैरूनी निज़ाम शमसी में मकनातीसी मैदान है उसके जो स्पाइरल हैं उसकी शक्ल का इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया था, और उसके बारे में बताया गया था जो पेशन गोई इन्होंने की थी। बाद में वो हमारे भेजे गए खलाई जहाज़ों की जो डाटा था उससे उसकी तस्दीक भी हुई, तो इसी वजह से इनके नाम पे ये जो मिशन है इसका नाम भी रखा गया था। तो ये जो है वो बहुत ही कमाल टेक्नोलॉजी है। इसको कुछ चीज़ें एक जो ख़ास बनाने वाली हैं, अहम बात इसकी वो ये है कि सूरज के करीब तरीन ले जाना, और इस मिशन में जो है वो मकसद ही बुनियादी तौर पे यह था कि सूरज के बहुत बहुत बिल्कुल उसके करीब चला जाए। तो इसको बनाने में बहुत सारी परेशानियां भी थी कि आखिर इतना करीब जाना है इस एक मिशन ने, तो वो कैसे मुमकिन होगा, वो हीट को कैसे जो है वो हीट के साथ कैसे वो इंटरेक्शन होगा उसका, और वो किस तरह से उससे अपने आप को बचा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जी, जिसको इन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया और इसके ऊपर इन्होंने काम किया। और हीट शील्ड जो इस्तेमाल की गई उसकी मोटाई तकरीबन 11.5 सेंटीमीटर की थी, और इसको कार्बन कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया था। और उसके ऊपर एक सरफेस के ऊपर इसके रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। बुनियादी तौर पर उनका काम यह है कि सूरज की रोशनी को डिफ्लेक्ट कर दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तक जो है वो ना आए। तो लेकिन इस सब के बावजूद ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि 1370 डिग्री सेंटीग्रेड तक का शदीद हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है ये वाली जो शील्ड है, जो हीट शील्ड इसके ऊपर लगाई गई है। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है जी। इसके ऊपर समझते हैं कि ये वाकई हमारे लिए आगे चल के जो हमने स्पेस मिशंस भेजने हैं उनके अंदर, और सोलर मिशन स्पेशली, तो उनके अंदर ये बहुत बहुत इफेक्टिव चीज़ हमें मिल गई है। अब इससे आगे की तरफ और देखा जाएगा। इसमें एक चीज़ और, जो बैटरीज इस्तेमाल की गई हैं एनर्जी के लिए,
वो है सोलर। और लेकिन वो नॉर्मल सोलर नहीं है। असल में उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की गई और उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया और इस तरह से बनाया गया कि वो शदीद जो रोशनी और शदीद जो गर्मी है उसके अंदर भी वो अच्छे तरीके से काम कर सके और अपना काम सर अंजाम दे सकें। अच्छा, जो ये जो मिशन है इसके अंदर कुछ तीन ऐसी चीजें हैं, बेसिकली इक्विपमेंट्स हैं जिनका मैं जिक्र करना जरूरी समझूंगा, क्योंकि वो बुनियादी वो चीजें हैं जिनसे आप इस मिशन की अहमियत को समझ सकेंगे। एक इसके अंदर लगा हुआ है फील्डर्स डिटेक्टर। फील्ड्स डिटेक्टर बेसिकली फील्डर्स नहीं, फील्ड डिटेक्टर है। इसमें ये काम करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो तजिया है, जो सोलर विंड्स और प्लाज्मा के साथ जो उसका बेसिकली सोलर विंड और प्लाज्मा एक साथ रहते हैं और एक स्पीड पे जो सफर करते हैं, ये उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है और उसके ऊपर देख रहा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है और ये किस तरह से काम करता है। और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो उनकी स्पीड और उनका डाटा इकट्ठा करना, ये इसका काम है। इसके ऊपर 5 को एंटीने लगे हुए हैं जो कि बुनियादी तौर पे इसकी इसकी इसमें हेल्प करते हैं और सारा डाटा इकट्ठा करने में। और जो जो इसके ऊपर एक जो शील्ड लगाई है, इसके इक्विपमेंट उसके नीचे रखने की कोशिश की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है वो डाटा आगे दिया जा सके। नंबर 2, इसके साथ एक जो चीज़ है वो है इक्विपमेंट है विस्पर के नाम से। तो ये एक इस तरह से काम करता है। ये वाला इक्विपमेंट डाटा तो इकट्ठा करता है बट ये दूरबीन के तौर पे काम करता है, जैसे हमारी टेलीस्कोप्स है दूर की चीज को दिखाती है। तो ये सूरज की जो साख्त है उसके ऊपर बनने वाले जो मुख्तलिफ पैटर्न हैं और जो तस्वीर लेना का काम है वो ये वाला इक्विपमेंट काम करता है उसके ऊपर। और जो कोरोना और शमसी जो हवाएं हैं, जो सोलर विंड्स हैं, उसमें जो धारियां और जो फ्लेयर्स बनते हैं उनके ऊपर ये काम करता है। CME जो कोरोनल मास इजेक्शन हैं, इनको बहुत बेहतर से जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत करीब गया है इसको, उसको करीब से देख रहा है, तो उसको बेहतर से जानने के लिए कोशिश करता है और उसका डाटा इकट्ठा करता है, उसकी तस्वीर बनाता है ताकि उससे मजीद उसको बेहतर तरीके से समझा जा सके। तीसरी चीज इसके अंदर आती है सुई। ये एक आला है, सूरज से खारिज होने वाला जो प्लाज्मा है उसके जो अहम अज्जा हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और अल्फा पार्टिकल है, इसकी जो स्टडी है, इसका जो मुताला है, ये वो करता है। और जो सोलर विंड है उसके जरिए निकलने वाले जो जर्रात और यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी रफ्तार और उनकी उनकी जो एनर्जी है और उनकी जो तवानाई है, यूँ समझ लीजिए, और जो उसकी डेंसिटी है उसका रिकॉर्ड रखने का काम भी यही वाला आला करता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इन सारे जो आलात हैं इनसे मिल के बेसिकली ये सोलर विंड और प्लाज्मा और उसके इंटरेक्शन को समझने की एक कोशिश है। और ये सारे मिल के एक बहुत बड़ा डाटा इकट्ठा करते हैं जो कि रिसर्चर्स और फिर साइंसदान जो उनसे हैं वो जिसके ऊपर काम करके वो निज़ाम शमसी को, मतलब सिर्फ सूरज नहीं बल्कि निज़ाम शमसी के जो बुनियादी मामलात हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये मिशन बुनियादी तौर पे जो कोरोना में जो तवानाई गैर मामूली सतहों का जो हमें इंकशाफ हुआ था, बुनियादी तौर पे 2018 में ये मिशन सूरज की जो कोरोना स्फेयर है उसके अंदर से एक मरतबा गुजर चुका है, लेकिन बड़ी दूर से गुजरा था। अभी ये 6 मिलियन 6.2 मिलियन की किलोमीटर्स की दूरी से गुजरा है। तब ये 13 से ज़्यादा मिलियन किलोमीटर्स की दूरी से गुजरा था, लेकिन उस वक्त भी कुछ डाटा इसने इकट्ठा किया था और जो भेजा था उससे हमें कुछ जो सी हैं वो चीज़ें मालूम हुई। उससे पहले भी कुछ मालूम है। ये 2021 में गया था, अगर मैंने पहले कुछ और बोला है तो ये 2021 में गया था, 2018 में तो लॉन्च हुआ था। तो ये इस सवाल को जानना कि कोरोना आखिर इतना गर्म क्यों है, इसी वजह से इसको उसके अंदर उतारा गया है और ये सारा डाटा इसने उधर से इकट्ठा करना है ताकि हम जान सकें कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है और इसके अंदर वो कौन सी चीज है जो एक्चुअली इसको जो है वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म कर देती है।
तो इन मुशाहिदात से जो जो इसने किए थे 2021 में जाकर, तो उससे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के नए ज़राए की निशानदेही की गई, और जो प्लाज्मा को जो शदीद गर्म करने में मदद देते हैं वो वाली चीज़ों की कुछ निशानदेही की गई है, जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है। और मज़ीद तफसीलात असल में जब ये डाटा ये वाले मिशंस भेजते हैं नासा और ईसा के पास, तो ये इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। रॉ डाटा को आम नहीं किया जाता, तो रॉ डाटा के ऊपर वर्किंग होने के बाद बाज़ औक़ात बहुत बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता है, तो उसको आम आवाम तक पहुंचाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये आजकल उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो दोबारा उधर से गुजरा और बहुत सारा डाटा उसने भेजा भी है। तो ये बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें इन्होंने आम की हैं और कुछ चीज़ें अभी तक हम तक नहीं पहुंचाई गई, उसमें शायद थोड़ा सा ज़रा वक्त और भी लग जाएगा। तो इसने एक जो चीज और नोट की थी जब वहां से गुजरा, तो इसने सोलर विंड्स के अंदर एक बेतरतीब से रवैये को इसने जो है वो ऑब्जर्व किया था। जो चार्जशुदा पार्टिकल्स हैं वो हरकत के दौरान अचानक झटके से मुड़ जाते थे, और कोई जो उनका रवैया है वो बिल्कुल डिफरेंट सा था, वो एक अलग सा एक बिहेवियर था, जिसका डाटा इसने इकट्ठा करके भेजा तो है। हो सकता है वो भी कोई वजह बनता हो। बहरहाल इसके ऊपर तो जब तहकीक की जाएगी और कुछ रिजल्ट्स आएंगे, तो तभी आम आवाम को और हम जैसों को पता लगेगा कि आखिर वो उसमें हुआ क्या है। तो ये जो प्रोब ने सोलर स्टॉर्म्स के आगाज के मकामात की तफसील जो है वो फराहम की थी हमें, और ये तफसील वो है जो कि बेसिक बुनियाद बनती है ताकि हमें पता चल सके कि उसकी सतह पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की पेचीदगियों में हो क्या रहा है, क्या पेचीदगियां हैं उसके अंदर जिसकी वजह से ये इतने सोलर स्टॉर्म्स आ रहे हैं। हम ये तो जानते थे कि सूरज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो हम सन स्पॉट्स देखते हैं वो हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली की वजह से ही देखने को मिल रही होती हैं, और ये सब कुछ। तो ये इसके ऊपर भी इसने काम किया है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। मुस्तकबिल में अभी एक रिसेंटली ये दिसंबर में सूरज के करीब से गुजरा है। इसके बाद इसने दोबारा मार्च में सूरज के करीब से दोबारा से गुजरना है, और फिर जून में 2025 के जून में वो एक मरतबा फिर उसके करीब से गुजरेगा। और ये बार बार गुजरना आखिर क्यों ज़रूरी है? ये इस वजह से ज़रूरी है कि एक मरतबा कुछ डाटा इकट्ठा किया गया, फिर अगली मरतबा और डाटा इकट्ठा किया जाएगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बेहतर तरीके से उसकी पैमाइश और जो सोलर विंड्स हैं उनके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी, और फिर ये तीसरी मरतबा दोबारा। तो ये जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना बेहतर तरीके से हम इसको जान सकेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं जो इसके अंदर इतनी तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं कि नीचे इसका टेम्परेचर और होता है, और कोरोना में जाने के बाद एक टेम्परेचर के में बेहद इजाफा देखने को मिलता है, और जो सोलर विंड्स हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, और ज़मीन की तरफ अगर आएंगी तो फिर हम उसको कैसे जो उनसे है वो उसके साथ इंटरेक्शन हमारा होना चाहिए, हम उससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी इसी एक पार्कर सोलर प्रोब के ज़रिए। तो ये वो जो चीज़ें हैं हमने अभी तक उसकी जो बुनियादी मामलात हैं उसके बारे में हमने अभी तक बात की है। इसके इसके अंदर सूरज की जो रिसर्च है जितनी भी आज तक हुई है उसके अंदर जितनी जितना एक्स्ट्रा और जितना डिटेल्ड डाटा ये प्रोब हमें दे रहा है, इतना अभी तक और किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि बुनियादी वजह वही है कि ये सूरज के इतना करीब पहुंचा है कि उसको वो वाली इंफॉर्मेशन मिली है जिसकी पहले मिसाल नहीं थी, क्योंकि इतना करीब कोई और प्रोब हमारा या कोई और मिशन जा ही नहीं सका था। तो जो शमसी तूफान है उनकी पेशन गोई करने में, और जो ज़मीन के जो ऊपर जो उसके असरात हैं जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, उसको टैकल करने के लिए हमें हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो इससे मिल सकती है, और यकीनन ये दे भी रहा है। इसके ऊपर रिसर्च जारी रहेगी। मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि शॉर्ट सा हो। मुझे लगा शायद कोई सवाल करने लगे। अच्छा जी, सूरज की तरफ जो जाने वाले मिशन है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, ये बुनियादी तौर पर इंसानियत के लिए क्या फ़ायदेमंद है? ये आप जब सूरज की तरफ जा रहे हैं और आप इतनी टेक्नोलॉजी आपने एडवांस कर ली है कि अब आप सूरज की
कोरोना के अंदर घुस रहे हैं और उसको आप स्टडी कर रहे हैं और उसको बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा एक इनकलाब ही है कि हम इतनी इतनी गर्म जगह पे सूरज को दस्तक दे दी, हमने हमने सूरज के ऊपर जाके हाथ रख दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि ये हमें जो है ना वो इसके ऊपर सेलिब्रेशन करनी चाहिए कि वाकई एक इंसानियत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। तो अब बुनियादी तौर पे अ, इस इस प्रोब को जब भेजा गया था 2018 में सूरज की तरफ, तो ये इस तरह से नहीं भेजा गया था कि जैसे डायरेक्टली भेजा जाता है, जैसे हम मून मिशन में भी देखते हैं। नॉर्मली वो जमीन की ग्रेविटी असिस्ट लेते हैं मिशन, और उसके बाद जमीन के गिर्द घूमने के बाद फिर चांद की तरफ जाते हैं। तो ये जो प्रोब है इसमें भी इसी तरह का एक काम किया गया, लेकिन थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट था। बुनियादी तौर पे इसका जो मदार है वो इलेप्टिकल रखा गया था, बेजवी सा इसका मदार था, जो कि वीनस के पास से गुजरता था। अब इसने वीनस से ग्रेविटी असिस्ट ली थी, और वहां से 7 मरतबा इसने चक्कर लगाया वीनस के गिर्द और सूरज की तरफ जाता था। इलेप्टिकल इसका मदार था। बेसिकली वीनस की ग्रेविटी के मदद से इसने अपनी स्पीड को एडजस्ट किया था और उसके बाद सूरज के करीब से गुजरा। अब देखिए 6,92,000 किलोमीटर या कई जगहों पे 7 लाख किलोमीटर का भी जिक्र मिलता है कि ये इतनी स्पीड अचीव करता है। ये बुनियादी तौर पर स्पीड चाहिए क्यों थी हमें? जरूरत इसकी इस वजह से पेश आई क्योंकि सूरज जितना कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटी होती है। तो ये सूरज जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, और इसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। तो इसके करीब से गुजरने के लिए अगर हम एक खास स्पीड को अचीव नहीं करेंगे और इतना करीब जाते हुए नहीं अचीव कर पाएंगे वो स्पीड, तो फिर ऐन मुमकिन है कि हमारा मिशन सूरज के अंदर ही चला जाए, सूरज की ग्रेविटी उसको अपने अंदर खींच ले। तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो ये हमारा मिशन था पार्कर सोलर प्रोब का, इसका मदार बेजवी रखा जाए और सूरज के करीब जाते हुए उसकी रफ्तार को बढ़ाया जा सके और उसकी जो कशिश शक्ल है उससे अपने आप को बचा सके। और साथ ही साथ हीट शील्ड जो है वो इस तरह की लगाएगी ताकि वो भी इसका जो उसकी जो सूरज से निकलने वाली तापकारी शुआएं हैं और जो उसकी गर्माइश है उससे इसको बचा सके। प्रोब के अंदर एक एक बड़ी खसूसी उन्होंने एक चीज का इंदराज किया था, जो कि है ऑटोमेटिक सेंसर्स। इस प्रोब में उन्होंने साइंसदानों ने ऑटोमेटिक सेंसर्स लगाए थे, और उसका काम ये था कि इसकी जो पोजीशन है उसको एडजस्ट किया जाए। जैसा अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इस प्रोब में जितना इक्विपमेंट लगा हुआ है ज्यादातर इन्होंने कोशिश की है कि उसकी जो हीट शील्ड है उसके नीचे ही लगाया जाए, ताकि वो गर्मी से बचा रहे और वो अच्छे तरीके से काम करे। ऑल दो इन्होंने जितना इक्विपमेंट लगाया है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, ताकि वो इतनी गर्माइश को बर्दाश्त करते हुए अपना सारा काम कर भी सके, लेकिन फिर भी उसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो ऊपर से उसके शील्ड लगाई गई थी। कुछ ही इक्विपमेंट ऐसा है जो कि बवक्त ज़रूरत उसको बाहर वो होता है, वरना जब वो ज़रूरत ना हो तो कोशिश यही की होती है कि बहुत सारा इक्विपमेंट उसकी शील्ड के नीचे ही रहे। इन सेंसर्स की वजह से होता ही है कि जब सूरज की तरफ जाते हुए पोजीशन चेंज होती है प्रोब की, और ऐसी पोजीशन पे आता है कि लाइट अब इक्विपमेंट के ऊपर पड़ने वाली है, तो वो अपनी पोजीशन को दोबारा से एडजस्ट करता है ताकि लाइट या रेडिएशंस जो उनसे हैं वो इसका जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो आलात लगे हुए हैं, वो इसके पीछे ही रहें शील्ड के, और वो डैमेज ना हो। तो और अपनी डायरेक्शंस अपने सारा ये पोजीशन खुद ब खुद चेंज करता है ऑटोमेटिक तरीके के साथ। अब आती है बात कि ये जो प्रोब है ये कब तक चलेगा, इसने क्या करना है, इसका मकसद क्या है, और ये कितना, मकसद तो हमने बता दिया, बट इसकी इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कब तक चलता रहेगा। बुनियादी तौर पे ये बात समझने की जरूरत है कि ये गया हुआ है सूरज के पास, इंतहाई रेडिएशंस वाले मामला है। इसको उम्मीद ये की जा रही थी कि 2025, अभी जब 2024 वाला इसने इवेंट किया है और सूरज के बिल्कुल करीब गया था, तो तब उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, और काफी ज्यादा चांसेस थे कि इतना करीब जाने के बाद ये नहीं बच पाएगा, लेकिन इसने सरवाइव कर लिया। जब इसने सरवाइव कर लिया तो फिर
अब इसको जब दोबारा भेजा जाएगा 2025 में, मार्च में और फिर जून में, तो उम्मीद है उसके बाद इसको ऑफिशियली इसका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद। लेकिन क्योंकि इसकी कारकर्दगी उम्मीद की जा रही है कि ये बेहतर रिस्पॉन्स कर रहा है और ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है, तो इसको आगे तक चलाया जाएगा। इसको कब तक चलाया जाएगा? इसको तब तक चलाया जाएगा जब तक ये काम करना छोड़ नहीं देता। जब तक ये काम करना छोड़ नहीं देता तब तक ये चलता रहेगा। तो ये इसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं उनमें से एक है कि हमने इसको तब तक चलाते रहना है जब तक ये हमसे आगे हाथ ना जोड़ ले और कहे कि बस कर दो भाई। तो ये तब तक चलेगा जी। और उम्मीद है कि ये जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, बुनियादी तौर पे फ्यूल के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार है। फ्यूल अगर ख़त्म हो गया तो ये यानी कि बैटरीज उसकी जवाब दे गई, तो फिर ये ऑर्बिट तो सूरज को ही करता रहेगा जब तक सूरज खुद इसको अपने अंदर किसी वजह से भी घेर ना ले। तो लेकिन हमें डाटा भेजना छोड़ देगा, जैसे कि पहले कुछ ऐसे मिशन हैं जो गए और टेक्निकल खराबियों की वजह से उन्होंने डाटा जो है वो भेजने हमें छोड़ दिए। तो ये थी आज की हमारी पार्कर सोलर प्रोब की गपशप और हमारी जो एस्ट्रोबैटिक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ डिलीवर करने में कामयाब हुए होंगे, कुछ नई मालूमात ज़रूर मिली होंगी। और बेसिकली हमारा जो एम है स्पेस साइंसेज ग्रुप का, हमारा हम सब का, वो यही है कि फल्कियात के इल्म की तरवीज आम तरीन अंदाज में, कि एक मेरे जैसा बंदा भी उसको सीख सके, समझ सके, एक अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। और मैं फिर से कहूँगा कि मेरी इतनी जगह नहीं थी जितनी मुझे दे दी गई है। और मैं बड़ा इसके ऊपर शुक्रगुजार हूँ सर बाकिर साहब का, अब्दुल वहाब साहब का, मैम सारा का और पूरी टीम का स्पेस साइंसेज की, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज हम कुछ गपशप लगा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत रही होगी और आप लोगों ने कुछ ना कुछ इंजॉय भी किया होगा। मैंने कोशिश की थी कि कुछ क्लिप्स ऐसे बनाए जाएं जो कि रिलेटेड हों, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो लेट्स सी कि आप लोगों ने कुछ सीखा है। अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो, तो अगर तो हमारे पास टाइम हो तो देख लीजिएगा, और अगर नहीं है तो फिर हम मैसेजेस में जाके जवाब दे देंगे। ग्रुप में आप पूछ सकते हैं अलबत्ता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत, बहुत मज़ेदार लेक्चर था, बहुत मज़े का सफ़र था बल्कि, जो हमें महसूस हो रहा था कि हम ग्रुप के साथ जा रहे हैं, आपके अल्फाज़ों के साथ, और फिर सूरज पे हम छू कर आ रहे हैं। और आज के लेक्चर में वाक़ई हमें अंदाज़ा हुआ कि इस मिशन की क्यों ज़रूरत थी, और अभी मज़ीद हमें किन-किन चीज़ों की मालूमात की ज़रूरत है सूरज को मज़ीद जानने के लिए और उसकी शुआओं से मज़ीद बचने के लिए। तो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं इस शानदार लेक्चर के बाद। वैसे सवालात बहुत ज़्यादा मेरे ज़हन में भी नहीं है, आपने इतना अच्छा सा कवर किया है, बहुत मुकम्मल और शानदार आपने डिटेल के साथ समझाया। फिर भी हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो कुछ सवाल करना चाहेंगे यकीनन। तो टाइम चूँकि कम है तो आप लोग सवाल करना चाहें हमारे मेंबर्स तो कर सकते हैं। एक सवाल किसी ने यहाँ लिखा हुआ है, इतनी दूर क्यों गया है सूरज से और वापस आया? तो मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर में बड़े अच्छे से इन्होंने बताया कि उसको इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसमें तो यासिर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। असल में इसको इतनी दूर भेजने का मकसद बुनियादी तौर पे यही था, जैसा लेक्चर में भी मैंने कहा, शायद वो उस वक्त सुन नहीं सके होंगे। हम दूर से भी चीज को देख सकते हैं, लेकिन हम चांद पे जाते हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं चांद को, लेकिन हम चांद पे जाते क्यों हैं? क्योंकि हम वहां पे जाके कुछ उसका डाटा इकट्ठा करते हैं, कुछ उसके ऊपर तजर्बात करना होते हैं, कुछ उसको करीब से देख के नई चीजें मालूम हो हमें पता लगती हैं। तो
सूरज एक ऐसी चीज है जिसके करीब अब तक हम उतना ज्यादा नहीं जा सके थे जितना कि इस मर्तबा गए हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट इसी वजह से कि हम सूरज को करीब से देखेंगे, हम उसके बारे में अच्छा जान सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, क्योंकि ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी का जामिन बना हुआ है। इस वक्त सूरज की वजह से ही देखें, मौसमों में तब्दीलियां हैं, खेत खलियान हरे भरे हैं, हमारे जंगलात हैं, हमारा एक पूरा एक सिस्टम है। तो ये सूरज की बदौलत है। अगर सूरज ना होता तो ये कुछ भी ना होता हमारे पूरे बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस एक मिशन के जरिए सूरज की ही सिर्फ मालूमात नहीं हासिल हो रही, बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से जानने का मौका मिल रहा है। सूरज बुनियाद है हमारे सोलर सिस्टम की। इसको जितना अच्छे तरीके से हम जानेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर हमें पता लगेगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। ये बुनियादी वजह है, ये उसको करीब जाके देखने की या उसको उसको बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व करने की जो कोशिश की गई है, उसका उसका मकसद ही ये था कि ज्यादा अच्छे जान सके। अच्छा, अहमद हाशमी साहब, इन्होंने एक सवाल लिखा है कि ये जी अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, बहुत जबरदस्त आपका लेक्चर था, बहुत मजा आया, शानदार लेक्चर। और मेरे ख्याल जितने भी ऑडियंस हैं उन्होंने काफी एंजॉय किया होगा। एक छोटा सा सवाल था मेरा सर, कि जिस तरह से आप ऑब्जर्वेशन के दौरान बता रहे होते हैं और टेलीस्कोप के ऊपर लिखा होता है कि सूरज को देखते हुए सोलर फिल्टर आगे लगाए, तो क्या सोलर प्रो ने भी फिल्टर लगाया वक्त आगे या वैसे चला गया बेचारा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मोटा सोलर फिल्टर लगाया हुआ है, उन्होंने पूरी शील्ड लगाई हुई है। 11.5 इंच की ऑलमोस्ट सेंटीमीटर की उन्होंने शील्ड लगाई है, हीट शील्ड, जिससे बचा रहे हैं। और बाकी सोलर फिल्टर तो आपने जैसे वो वीडियो में अभी देखा भी होगा, वो नासा की तरफ से जो इशू की गई थी, मैंने कोशिश की थी कि वो भी साथ शामिल की जाए, जो कि एक्चुअल उसकी फुटेज है, जिसमें उसकी जो सोलर विंड्स हैं उसको आप देख सकते हैं। वो बड़ा बड़ा क्लियरली उन्होंने दिखाया। और बाकी ये है कि जो आपकी टेलीस्कोप है उसके अंदर बहुत अच्छा लगा हुआ है सोलर फिल्टर। कभी देखेंगे उससे भी आके एक सूरज को। थैंक यू जी, थैंक अच्छा, अहमद हाशमी साहब का सवाल लिखा है कि ये किस एनर्जी से चलता है, क्या सोलर एनर्जी से ही चलता है? जी, जैसा कि अभी बताया कि सोलर एनर्जी बेसिकली वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है बैटरीज के ऊपर ही काम कर रहा। बट जब भी हम बात करते हैं जो स्पेस मिशन हैं, इनको जो एनर्जी चाहिए होती है मोस्टली अपने अपलिफ्ट के वक्त चाहिए होती है। जब ये ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर निकल के और एक और सैयारे की ग्रेविटी के करीब, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि वीनस के गिर्द इसने 7 चक्कर लगाए हैं उसकी ग्रेविटी असिस्ट लेने के लिए, उसके करीब से गुजरता था और उसकी ग्रेविटी के जरिए अपनी जो स्पीड है उसको मेंटेन करते थे, उसको बढ़ाते या घटाते थे। तो बुनियादी तौर पे जो स्पेस में जब मिशन जा चुके होते हैं, तो उनको जो चीज जिस स्पीड पे वो होते हैं वो उसी स्पीड पे चलते रहते हैं। ये जो फिजिक्स के कवानीन के एतबार से कि जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स रोकने वाली नहीं मिलती तो वो चलते रहेंगे। ये मिशन आज खत्म हो जाए, इसकी बैटरीज खत्म हो जाए, इसका जो इक्विपमेंट है वो गल सड़ जाए, बेशक अगर वो मौजूद रहा एक खास फ्रेम में, तो वो सूरज के गिर्द उसी स्पीड से घूमता रहेगा जिस स्पीड से आज घूम रहा है। बेशक वो हमें डाटा भेजे या ना भेजे, बेशक उसके अंदर बैटरीज हो या ना हो, अनलेस अनटिल के कोई और चीज उससे आके टकराती है और वो उसको या तो तबाह कर देती है या उसकी स्पीड को रोक देती है। अगर वो स्पेस में मौजूद है तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। और हाँ, उसके इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं वो उसके अंदर रखी हुई बैटरीज हैं, जिनका मैंने जिक्र किया कि सोलर बैटरीज हैं उसके अंदर मौजूद। और वो स्पेशली डिज़ाइन बैटरीज हैं जो कि बुनियादी तौर पे उसके उस खास रोशनी, क्योंकि वो सूरज के बहुत करीब है, तो उस खास रोशनी के अंदर काम करने की सलाहियत रखती हैं। तो ये इस तरह से वो काम करते हैं। अच्छा जी, एक और आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। ये भी लिखा हुआ है टैनू खटक की तरफ से कि क्या ये आखिर में सूरज के अंदर गिर जाएगा? जी बिल्कुल,
सेम वही बात जो भी थोड़ी देर पहले की कि मुमकिन है वो सूरज के अंदर गिर जाए अपनी लाइफ के एंड पे, लेकिन उसको कोई ना कोई डाइवर्शन चाहिए होगा। खुद से उसको गिराना शायद मेरा ख्याल है इनके प्लान्स में शामिल ना हो, क्योंकि पहले एक दोस्त मिशन ऐसे जा चुके हैं जो कि ऑलरेडी इस वक्त भी सूरज को ऑर्बिट कर रहे हैं। हमें डाटा वो नहीं भेज रहे, हमारी तरफ से वो रिटायर्ड है, वो खत्म हो चुके हैं। तो लेकिन वो मिशन आज भी सूरज के गिर्द घूम रहे हैं बगैर किसी डाटा भेजे, और वो डेड मिशन हैं बेसिकली। तो ये भी जब खत्म हो जाएगा तो मुमकिन है सूरज के अंदर गिर जाए, और मुमकिन है वो उसके गिर्द ही घूमता रहे, और कई 100 सालों और हजारों सालों तक घूमता रहे, जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता गल के, और उसका एक टाइम है तो उसका एंड होने से पहले पहले तक वो उधर ही घूमता रहेगा। सही सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। यासिर तुफैल साहब जी, सवाल कीजिए प्लीज। मैंने ये पूछना था कि जब ये सोलर पार्ट हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो ये जब अपना ऑर्बिट चेंज करता है तो ये किस तरह ऑर्बिट चेंज करता है? परटर्बेशंस की वजह से इसका ऑर्बिट डिफरेंट हो जाता होगा, तो ये ऑर्बिट अपना किस तरह चेंज करता है? जी यासिर साहब, ये इसके अंदर लगे हुए हैं सेंसर्स। जब भी स्पेस मिशन भेजे जाते हैं तो उनके अंदर मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स ऐसे रखे जाते हैं कि वो कुछ फैसले वो खुद करते हैं, कुछ को इधर से कंट्रोल किया जाता है ज़मीन से। लेकिन इसके अंदर बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा सेंसर्स उन्होंने लगाए हुए हैं, जो कि हम यहाँ से क्योंकि हर चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकते उस लेवल पे जिधर वो मौजूद है, क्योंकि इतनी रेडिएशन है, इतना वहाँ तक पहुंचाना सिग्नल और वो सारा कुछ एक बहुत बड़ा चैलेंज है यकीनन। तो उसके लिए उसके अंदर ही जो ऑर्बिट चेंज होता है, क्या वो बैटरीज यूज करते हैं उसके लिए ऑर्बिट चेंज करने के लिए? नहीं नहीं, करते हैं? अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं, ऐसे ही है। डायरेक्शंस के लिए बुनियादी तौर पे इनके अंदर लगे होते हैं वो, एग्जैक्टली मुझे नाम उसका भूल गया, वो थ्रस्टर्स, यस, थ्रस्टर्स लगे होते हैं। वो उनको, वो अपनी डायरेक्शन को उन थ्रस्टर्स के जरिए बेसिकली करते हैं। यूँ समझिए कि एक एक सेंसर है, जैसे गाड़ियों में हमारे लगे होते हैं बैक रिवर्स करते हुए सेंसर बताता है कि आप रोक जाओ। तो इस तरह के वो सेंसर्स हैं, वो उसको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से आप गड़बड़ हो रही है, तो वो थ्रस्टर्स काम करते हैं और वो उसकी एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली कर देते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो काम करता है उनमें, इस तरह से काम किया जाता है। सही, बहुत शुक्रिया। मतलब कि बाकी तमाम स्पेस मिशन में थ्रस्टर्स के जरिए ही उनको जो है ना डायरेक्शन चेंज करवाई जाती है, आईएसएस से लेकर बाकी तमाम जितने भी स्पेस मिशन भेजे जाते हैं। जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, उम्मीद है कि जो सवालात हैं वो आपके हो गए होंगे पूरे। अच्छा जी, क्या वहाँ से लाइव डेटा ट्रांसफर हो रहा है? अहमद हाशमी साहब पूछ रहे हैं। देखिए लाइव डाटा ट्रांसफर तो वो नहीं, लेकिन वो अपना डाटा जरूर ट्रांसफर कर रहा है, और वो करता है नासा और ये जो हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इनको ही करता है। और वो फिर उस डाटा को रिसीव करने के बाद उसमें से जो बेसिकली बताने वाली बात है और जो उसके अंदर रिसर्च उसके बाद करने की ज़रूरत होती है, वो करने के बाद ही फिर आम आवाम तक पहुंचाया जाता है। तो वो डाटा इस तरह का नहीं है कि जो हम वो जैसे ही वो रिसीव हो और वो इंटरनेट पे मौजूद हो, तो वो इस तरह का डाटा लाइव हमें नहीं मिल सकता। वो डाटा उन डिपार्टमेंट्स को ही जाता है जिन्होंने उसके ऊपर काम करना होता है। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार लेक्चर, बहुत मज़ेदार सवाल जवाब थे। काफ़ी मालूमात में हमारे इजाफा भी हुआ, और उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा भी इसी तरह फ्राइडे कोई ना कोई मज़ेदार सा सेशन रखेंगे। तो अभी टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो हम इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह। अब हम पीर को आप लोगों से मिलेंगे सर बाकर सर के लेक्चर के साथ, जिसमें तो हमें शिद्दत से इंतजार होता है, और हमारी कोशिश यही है कि जो लेक्चर्स के सिलसिले हैं हमारे फ्राइडे और संडे वाले, ये कायम रहें, आगे इसी तरह चलते रहें। आप लोग हमारे साथ दें तो ये जरूर और आगे चलने में कामयाब होंगे। तो बहुत शुक्रिया यासिर मलिक साहब आपका इस मजेदार लेक्चर का, और आप तमाम मेंबर्स का जिन्होंने वक्त निकाला और यहाँ पे शरीक हुए।